ईरानियन रिवॉल्यूशन को इस्लामिक क्रांति भी कहा जाता है। ये क्रांति 7 जनवरी 1978 से लेकर 11 फरवरी 1979 तक चली। इस क्रांति की होने की वजह थी ईरान पर रूल कर रही पहलवी डायनेस्टी, यानी कि वहाँ इस राजवंश का जो शासक था शाह मोहम्मद रजा पहलवी, वो शासन तो कर रहा था लेकिन दूसरे देशों का पपेट बनकर। उसने ऐसे बहुत सारे काम किए या कर रहा था जिनमें ईरानी कल्चर का दमन हो रहा था और वेस्टर्न कल्चर की झलक आ रही थी, और यही बात वहाँ के लोगों को पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से एंटी वेस्टर्न क्रांति हुई। और फिर इस इनकलाब का मोर्चा संभालने वाले आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी का नाम सामने आया, जिन्होंने आखिर तक इस क्रांति की बागडोर संभाली। क्रांति करने वालों की तरफ से ये पूरी क्रांति अहिंसक थी, लेकिन अपनी मोनार्की को बनाए रखने के लिए शाह की तरफ से हिंसा हुई। वैसे इस क्रांति की शुरुआत 1905 में ही हो चुकी थी, जब पर्सिया पर कजर डायनेस्टी का राज हुआ करता था। इसी दौरान एक मांग शुरू हुई कि शाह या राजा के पास ही सारी पावर नहीं होनी चाहिए, कुछ पावर पार्लियामेंट में भी होनी चाहिए, यानी हमें पार्लियामेंट को इस्टेब्लिश करना चाहिए। इसलिए पर्सिया के उस समय के शाह किंग मुजफ्फर अद-दीन कजर ने इस प्रस्ताव को 1906 में पारित कर दिया। इसके बाद पर्सिया के अंदर कुछ फंडामेंटल बदलाव भी हुए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, रेस्ट्रिक्शन ऑन किंग और शिया मुस्लिम्स को स्टेट का ऑफिशियल रिलीजन माना गया। लेकिन ये चेंजेस ज्यादा समय तक नहीं चल सके, क्योंकि 3 जनवरी 1907 को मुजफ्फर अद-दीन कजर की मौत हो गई और फिर मोहम्मद अली शाह यहाँ का दूसरा शासक बना। शाह बनते ही इसने जो पहले बदलाव किए गए थे उन्हें अबॉलिश कर दिया और 1908 में पार्लियामेंट पर बमबारी करवा दी। वैसे ये सब करने के लिए इस शाह को रसिया और यूके का सपोर्ट मिला हुआ था, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट फोर्सेज ने तेहरान में मार्च शुरू किया, जिस वजह से मोहम्मद अली शाह को सत्ता छोड़नी पड़ी। फिर उस कुर्सी पर उसका बेटा अहमद शाह कजर बैठा और 1909 में कॉन्स्टिट्यूशन रीइस्टेब्लिश्ड किए गए। लेकिन ये डायनेस्टी अनपॉपुलर होने की वजह से 1921 में खत्म हो गई, जिसके बाद 1925 में पर्सिया पर राज हुआ पहलवी डायनेस्टी का, और फिर इस डायनेस्टी का सबसे पहला राजा बना रेजा शाह, जिसने पर्सिया में सबसे बड़ा बदलाव ये किया कि 1935 में पर्सिया नाम बदलकर ईरान रख दिया, जिसका मतलब था आर्यन की जमीन, क्योंकि ब्रिटेन और यूएसएसआर ईरान पर अपना वर्चस्व हासिल करना चाहते थे। इसलिए ब्रिटेन को रेजा शाह के कुछ काम पसंद नहीं आते हैं, तो ब्रिटेन रेजा शाह को 1941 में गद्दी से हटा देता है और फिर उसकी जगह उसके बेटे मोहम्मद रजा पहलवी को उस तख्त पर बिठाया गया। 1953 में मोहम्मद रजा शाह पहलवी और ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसाद्देक के बीच पावर स्ट्रगल हो जाता है, क्योंकि ईरान में पार्लियामेंट तो चालू ही थी। इसलिए मोहम्मद मोसाद्देक ने ईरानियन ऑयल को नेशनलाइज्ड कर दिया, और यही बात ब्रिटेन से हजम नहीं हुई। इसलिए उसने अमेरिका की CIA और अपनी MI6 को एक साथ लेकर प्रधानमंत्री का तख्ता पलट करने की योजना बनाई, और हुआ भी ऐसा ही। फिर से मोनार्की मोहम्मद रजा शाह के हाथों में आ गई। इस बार मोहम्मद रजा शाह एक बड़ा चेंज लेकर आए, जिसे नाम दिया गया व्हाइट रिवॉल्यूशन या मॉडर्नाइजेशन। इस मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ वहाँ पर लोगों के बीच नाराजगी देखी जाती है। इसी के चलते शाह ने कई पार्टियों को बैंड कर दिया जो भी इस मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ थी। 1970 के दशक में तेल की कीमतों में कई गुना उछाल आता है। हालांकि इसका ईरान को फायदा होना चाहिए था, उसकी इकोनॉमी मजबूत होनी चाहिए थी, लेकिन इसका फायदा ईरान को न मिलकर वेस्टर्न वर्ल्ड को मिला, क्योंकि वहाँ का शाह तो बस एक पपेट था। असल में ईरान पर कब्जा अमेरिका और ब्रिटेन का था। अभी तक ईरान में जो भी प्रदर्शन हो रहे थे वो मोनार्की के खिलाफ डेमोक्रेसी के लिए हो रहे थे, लेकिन अयतुल्ला खुमैनी के इस क्रांति में कदम रखने के बाद सब बदल गया। अयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी जो एक स्कॉलर या प्रोफेसर थे, इन्हें साल 1964 में शाह के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए एग्जाइल पर भेजा जा चुका था, क्योंकि ये एक ऑर्थोडॉक्स शिया मुस्लिम थे। इसलिए इनको शाह के रिफॉर्म्स अच्छे नहीं लगे। इनका मानना था कि ये रिफॉर्म्स मुस्लिम के खिलाफ हैं। इसीलिए खुमैनी रिलीजियस डायमेंशन को लेकर आए और लोगों के सामने एक विचारधारा रखी, जिसे नाम दिया गया विलायते फकीह या थियोक्रेसी, यानी धर्म का कानून, और राज करेंगे वो लोग जिनको धर्म के बारे में पूरा नॉलेज हो। इनके इसी विचारधारा की वजह से खुमैनी बहुत फेमस हो चुके थे। 1970 की मंदी और वेस्टर्न कल्चर की वजह से लगातार प्रदर्शन चल रहे थे। लोग बस यही चाहते थे कि किसी भी तरह ईरान से ये बाहरी ताकतें बाहर निकल जाएं। इत्तेलात इन तेहरान में 7 जनवरी 1978 को एक आर्टिकल छपा, जिसका टाइटल था ईरान एंड रेड एंड ब्लैक कोलोनाइजेशन, क्योंकि ईरान के सभी न्यूज़पेपर शाह के अंदर ही काम कर रहे थे। इसलिए ये आर्टिकल भी शाह के द्वारा ही पब्लिश किया गया, जिसमें कहा गया था कि खुमैनी एक ब्रिटिश एजेंट है और ये तुम लोगों को धर्म के नाम पर बेवकूफ बना रहा है। तो इस तरह से शाह ने लोगों को भड़काने के लिए खुमैनी के खिलाफ साजिश रची। लेकिन ये बात शाह के ऊपर उल्टी पड़ गई, क्योंकि क्योम शहर के जो मदरसा के स्टूडेंट्स थे उन्होंने शाह का विरोध किया। उनका कहना था कि तुम खुमैनी के ऊपर इस तरह से ब्लेम नहीं लगा सकते हो, जिस वजह से उन स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें कई स्टूडेंट्स मारे गए और घायल हुए। इस घटना से हजारों लोग शाह के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। खुमैनी ने उन मदरसा के स्टूडेंट्स को जिनकी मौत हुई थी उनको शहीद का दर्जा दिया और लोगों से कहा कि हम इनकी शहादत को जाया नहीं जाने
जाने देंगे। फिर लोगों ने वेस्टर्न और गवर्नमेंट सिंबल्स जैसे कि सिनेमा, बार्स, स्टेट ओन्ड बैंक्स और पुलिस स्टेशन सबको जला दिया गया। इन विरोध प्रदर्शनों में और भी लोगों की मौत हुई। बढ़ती हुई मौतें और विरोध एक दूसरे को लगातार बढ़ा रहे थे। हिंसा और अव्यवस्था लगातार बढ़ती रही, जिस वजह से सितंबर में शासन ने मार्शल लॉ लगा दिया और सैनिकों ने तेहरान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गोलीबारी की, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। 31 अक्टूबर को तेल कर्मचारियों ने भी हड़ताल कर दिया, जिससे तेल उद्योग ठप हो गया। आखिरकार 1 जनवरी 1979 को वहां के शाह को ईरान छोड़कर भागना पड़ा। 1 फरवरी को 14 साल पहले एग्जाइल पर गए हुए खुमैनी फ्रांस से वापस लौटे। उनका ईरान में जबरदस्त वेलकम किया जाता है। 1 अप्रैल को भारी समर्थन के साथ ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। नवंबर 1979 में ईरान के स्टूडेंट्स ने अमेरिकन एम्बेसी पर हमला बोल दिया और 66 अमेरिकियों को बंधक बना लिया, क्योंकि स्टूडेंट अमेरिका से शाह की ईरान वापसी की मांग कर रहे थे, जिन्हें 444 दिन बाद आजाद किया गया।